बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले आपको बताते चले कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर और खासतौर पर लोकसभा निशस्त साउथ कश्मीर के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज बुशरा बीबी और उनके खाविंद इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम भी रहे हैं, उनके खिलाफ जो तोशाखाना केस में 14 साल की सजाएं सुनाई गई थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो बेंच तश्कील दी गई थी, उन्होंने उनकी सजा मुअत्तल कर दी है। यानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी की जो सजा तोशाखाना केस में था, जो 14 साल की सजा सुनाई गई थी, उसे मुअत्तल कर दिया गया है। आपको याद ही होगा कि 31 जनवरी साल 2024 को पाकिस्तान की एक निचली अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि इमरान खान और उसकी अहलिया को तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा दी जाएगी और कुछ जुर्माना भी किया गया था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जब इस केस की समाअत हुई तो उसमें इमरान खान और उनकी अहलिया की जो सजा है उसे मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये सरहद पार की खबर थी, लेकिन सरहद के इस पार क्या है? सरहद के इस पार सियासत बड़ी जोश और जज्बे के साथ चल रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक, और यही नारा है कि सब कुछ मुत्तहिदा तौर पर किया जाएगा और इंडिया अलायंस ही इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी करती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर की, साउथ कश्मीर के अंदर जो निशस्त है, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है। और आज पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से मीडिया के सामने ये बात रखी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि साउथ कश्मीर के लिए मियां मोहम्मद अल्ताफ, जिनका ताल्लुक कंगन से है, लेकिन इस खत्ते के अंदर, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक गुजर का एक बड़ा इफेक्ट होने की वजह से, एक असर होने की वजह से, एक बड़ी तादाद होने की वजह से यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां मोहम्मद अल्ताफ को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया। उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हैं, पहले वही सुनते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर जनाब अब्दुल्ला साहब की इजाजत से आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहले उम्मीदवार का ऐलान करना चाहता हूं। अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लिमानी हल्के के लिए आने वाले लोकसभा इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जनाब मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। इन्होंने कभी मजहब, जात, बरादरी, इन चीजों की बुनियाद पर वोट नहीं मांगे। हमेशा कोशिश की कि हर किसी को अपने साथ चलाए। मैं आज अनंतनाग रजौरी पुंछ के तमाम वोटरों से मोहतबाना गुजारिश करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में 7 मई को जब वोट डालने का दिन होगा तो मेहरबानी करके भारी अक्सरियत से आप जनाब मियां अल्ताफ साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर कामयाब करके दिल्ली। उमर अब्दुल्ला ने वजात खुद ऐलान कर दिया है कि साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग राजौरी सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार मियां मोहम्मद अल्ताफ होंगे और मियां मोहम्मद अल्ताफ खुद भी इस मौके पर मौजूद थे। लेकिन उसके फौरन बाद ही पीडीपी का रिएक्शन भी आया है और पीडीपी की जानिब से गुलाम नबी लोन हांजुरा का रिएक्शन आया है। और एक तरफ पीएचजीडी का अलायंस, दूसरी जानिब से इंडिया अलायंस, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इलाही तौर पर कैंडिडेट का ऐलान करना, इसको किस नज़र से देखते हैं? इस हवाले से हमने गुलाम नबी लोन हांजुरा से पूछा और हांजुरा का कहना है कि हम अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवारों का ऐलान तो किया है, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, गौर खोज करने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन जनूबी कश्मीर की वो पीडीपी का गढ़ रहा है, ये गुलाम नबी लोन हांजुरा कहते हैं कि जो अनंतनाग है वो पीडीपी का गढ़ है और इस हवाले से ये पीडीपी की सीट हर सूरत में रहेगी। हांजुरा क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज एमसी वालों ने अनाउंस किया कैंडिडेट, वहां से हम भी देखेंगे, हम सोचेंगे, उस पर गुफ्तगू होगी हमारी पार्टी में। ये जो हमारी कमेटी है, क्या नाम है इसका, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस पर गौर खोज होगा और हम भी देखेंगे क्या आइंदा लाहेमत क्या रहेगा हमारा। आपको नहीं लगता कि एलसी ने इंडिया ब्लॉक की वायलेशन की है? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते। हम ये चाहते थे,
हमने जब PhD बनाया वो भी इसलिए नहीं बनाया था कि हम इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे, वो एक ग्रेटर काज के लिए बना था। और उसकी पहल जो थी वो उस वक्त महबूबा जी ने ही की थी कि PhD बनना चाहे और सारी जमातें एकजुट हो जाए ताकि हम ये जो बीजेपी है इसका मुकाबला कर सके। सेटबैक हो सकता है साउथ कश्मीर में पीडीपी का, क्योंकि पीडीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है साउथ कश्मीर, वहां पे मियाल साहब को खड़ा करना सेटबैक। देखिए हमारे लिए तो कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे A हो B हो C हो, ये तो बैशन रहा है साउथ कश्मीर PDP का, और हमें पूरी उम्मीद है कि PDP वहां से सीट निकालेगी। चले, PDP को यह ख्याल है, ये उम्मीद है कि यहाँ से PDP ही सीट निकालेगी, और इसका मतलब ये है कि PDP यहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। ये इशारे मिल रहे हैं गुलाम नबी लोन हांजुरा के इस बयान से। लेकिन मोहम्मद अनवर भट्ट जो कि कांग्रेस के सीनियर नायब सदर है, उनका यह कहना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर ही लिया, लेकिन PDP को अपना शेयर मिलेगा, क्योंकि हमें इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखना है, मजबूत रखना है। मोहम्मद अनवर भट्ट क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। इसमें वायलेशन की कौन सी बात है? इंडिया ब्लॉक इसमें कोई वायलेशन नहीं है। तो रीजनल पार्टियां दो है, इनको आपस में करना है, वो एमकेबी खुद करेंगे। बात यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीन NC वालों में अग्रहण्य होंगे, अभी तो करियर तीनों का नहीं हुआ है। अभी तो मियां साहब का उन्होंने साउथ कश्मीर निश्चय किया है, और जम्मू में हमारे दो उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल किए हैं। इसमें कोई इंडिया ब्लॉक पर कोई असर नहीं। इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट कहना है कि पीडीपी को भी सीट मिल सकती है, उनको अपना हिस्सा मिलेगा। इंडिया ब्लॉक है, और वही तोड़ने वाला न कोई उसको तोड़ेगा। पार्टी के PhD का है उनका। चलिए, कांग्रेस कहती है कि PhD भी रहेगा, और उसके साथ साथ उनका कहना है कि जो इंडिया अलायंस है वो इंटैक्ट रहेगा, यानी इंडिया अलायंस मजबूत रहेगा, ये कांग्रेस का कहना है। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि PDP को अपना हिस्सा मिलेगा। गुलाम नबी लोन हांजुरा कहते हैं कि साउथ कश्मीर की सीट PDP की है। सईद रूफ फारूकी इस सारी सियासत को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सईद रूफ, जानना चाहेंगे कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया गया है, हालांकि जहां पर भी हमने देखा कि इंडिया अलायंस जहां पर काम करता है, इंडिया अलायंस के बैनर तले जहां पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया जाता है, तो वो सिर्फ इंडिया अलायंस ही करती है। और जम्मू कश्मीर में भी कहा जाता है कि इंडिया अलायंस है, लेकिन यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इलाही तौर पर कैंडिडेट का ऐलान करने को किस नजर से देखा जाता है, और बाकी पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है इस हवाले से? हिलाल, देखिए, जब हम कैंडिडेट्स की बात किया करते हैं तो पहले ये बताया कि उमर अब्दुल्ला को कई बार पूछा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट का ऐलान क्यों नहीं करते। उमर अब्दुल्ला कहा कि ईद के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट का ऐलान करेंगी, पर ईद से पहले ही उमर अब्दुल्ला ने साउथ कश्मीर की सीट को लेकर ऐलान किया है। अब जब सिनेरियो कहीं ना कहीं बदल जाएगा इस सीट पे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट खड़ा किया है और PDP ने इशारा दिया है कि वो भी अपना कैंडिडेट जो है वो सामने लाएगी साउथ कश्मीर से। यानी मुकाबला अब बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के बीच में ही होगा। यहाँ पे अब जीत किसके सर होगी ये तो वक्त फैसला करेगा, और वोटरान का क्या कुछ रहेगा। मगर कहीं ना कहीं जो इंडियन ब्लॉक की बात की जा रही है, वो जो दिल्ली में चल रहा है, बाकी स्टेटों के अंदर, वो कश्मीर आते आते वो इंडिया ब्लॉक जो है वो नजर नहीं आ रहा है हिलाल। क्योंकि आपने खुद कहा कि कैंडिडेट्स का फैसला जो है वो इंडिया ब्लॉक कर रहा है। कल रामलीला मैदान में दोनों लीडरान थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, PDP के सदर, दोनों ने वहां पे तकरीरें की है। और कल दिन गुजरने के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद ऐलान किया, यानी इंडियन अलायंस जो है वो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर दिखाई देता तो फिर अनाउंसमेंट जो कैंडिडेट की थी वो गालिबन इंडियन अलायंस के जरिए से होती है। और जो कांग्रेस से हमें बावसूख जराए से खबर मिली है, उनका कहना है कि कांग्रेस ने एक कमेटी भी तश्कील दी थी इस हवाले से, जो कि एक 5 रुकनी कमेटी थी मुकुल वासनिक की सरबराही में, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर रह चुके हैं। उनकी सरबराही में इसमें कई सीनियर लीडरान कांग्रेस के रहे थे, और इनको काम दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं उनके साथ बात
करें कैंडिडेट्स को लेकर, इंतखाब लड़ने को लेकर, उनको पीडीपी के साथ बात करनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात करनी थी, पर बात करने से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साउथ की सीट का ऐलान कर दिया। यानी अब इंडियन ब्लॉक का जो रोल है हिलाल, वो जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा नजर नहीं आएगा। लेकिन गुलाम नबी रूफ यहाँ पर रुकना चाहूंगा, क्योंकि आपको याद ही होगा कि पीडीपी की जो डिमांड थी वो साउथ कश्मीर की ही सीट थी, और भी 2 सीटें थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां का ऐलान नहीं किया अभी तक। और जानबूझकर सिर्फ साउथ कश्मीर सीट को टारगेट करना कहीं ये इंडिया ब्लॉक के अंदर या उसके साथ साथ पीएचडी के अंदर एक बड़ी दरार तो साबित नहीं होगी, क्योंकि स्पेसिफिकली सिर्फ साउथ कश्मीर के लिए कैंडिडेट का ऐलान करना अभी 2 सीटों के लिए अभी कोई जल्दी नहीं दिखाई गई है। इसको पब्लिक किस नजर से देखते हैं, सियासी मुबस्सिरीन किस नजर से देखते हैं? देखिए हिलाल, सियासी मुबस्सिरीन की बात करें, पब्लिक की बात करें, वो पहले ही सारी चीजों पे बात कर रही है, क्योंकि पीएचडी तो अब कहीं ज्यादा रहा ही नहीं था। क्योंकि जब लीडरान के साथ बात करते थे वो कहते थे कि पीएचडी एक बड़े कॉज के लिए, ग्रेटर कॉज के लिए बना हुआ है, जैसे गुलाम नबी लोन हांजुरा आज भी कह रहा है। तो ग्रेटर कॉज आपको कैसे हासिल होगा जब आप एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे। दूसरा, आगा रूल्ला की वो तकरीर, जब उन्हें कुछ दिन पहले बडगाम में कहा था कि हमें एक साथ मैदान में आना होगा, वो भी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नजरअंदाज किया अगर आगा रूल्ला की बात है। और यही सारी बातें जो है ये पब्लिक भी करती है, सियासी मुबस्सिरीन कर रही है। पीएचडी पहले से ही नहीं था, खाली बातें थी, खाली मीटिंगें थी, अब कई काफी वक्त से मीटिंग भी नहीं हो रही है। पर इंडियन ब्लॉक को लेकर कहीं ना कहीं सियासी मुबस्सिरीन बात कर रहे थे, अवाम को भी उम्मीद थी शायद इंडियन ब्लॉक यहां पे भी काम करेगा, असर होगा इस इंडियन ब्लॉक का। पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद सीट का ऐलान करना यह साबित कर रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडियन ब्लॉक को भी नजरअंदाज करके जो वो डिमांड कर रहे हैं, वो पहले से कह रहे हैं कि हम तीनों सीटों पे इलेक्शन लड़े यहां कश्मीर के अंदर, वो उसकी पहल की, आज उन्होंने उसकी पहल की, वो शुरुआत उन्होंने यहां से की है। और जरा ये भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ईद का इंतजार भी नहीं करेंगे और कुछ दिन के अंदर ही नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर की सीट का भी ऐलान होगा। और पीडीपी ने पार्लियामेंट की बोर्ड की मीटिंग भी बुलाएंगे और वहां पे भी वो फैसला लेंगे आपकी वो कौन से कैंडिडेट का इंतखाब करेंगे, साउथ से, सेंटर से और नॉर्थ से, जो जरा खबरें दे रही। यानी अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के अंदर आमने सामने होंगे। तो पीएचडी कहां पे रहा और इंडियन ब्लॉक कहां पे रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ अपना एनालिसिस और जानकारी देने के लिए। हम हर बार ये कहते हैं कि ये कश्मीर की सियासत है, कुछ भी बदल सकता है और कोई भी डायमेंशन जो यहाँ सियासत का है वो हमेशा रहने वाला नहीं है, बल्कि किसी भी वक्त कोई भी चेंज आ सकते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर ऐसा लग रहा है कि पीएचडी अब नाम का पीएचडी रहा है, इंडिया अलायंस भी नाम का इंडिया अलायंस रहा है, बशर्ते कि पीडीपी अब कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो ना करे। अदरवाइज ग्राउंड पर भी उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। भले ही पीडीपी ये कहे कि बार बार कि इसके लिए जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि हमने 3 में से सिर्फ 1 सीट मांगी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दी है। लेकिन पब्लिक भी इस सारे सिस्टम को किस नजर से देखती है, वो अपने वोट के अंदर अपनी उस राय का और इस सारी सियासी हलचल का क्या वो वोट में कोई तब्दीली दिखाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि पब्लिक के अंदर यही चीज थी कि अगर पीएचडी है, अगर इंडिया अलायंस है, तो फिर ही बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मुकाबला बीजेपी के लिए आसान बन रहा है। कैसे आसान बन रहा है कि उनकी अगर साउथ कश्मीर की इसी सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी 3 कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं, तो फिर सिनेरियो किस तरह का होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। मारूफ साहबी जो है हमें राजू रिपोर्ट से अभी जुड़ रहे हैं, जिनका एक करियर है सियासत के अंदर और अपना एनालिसिस के अंदर। प्रदीप खन्ना जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपका इस्तेकबाल करना चाहूंगा। प्रदीप जी से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। जी प्रदीप जी, जानना चाहेंगे कि किस नजर से आप इस सिनेरियो को देख रहे हैं। आज गुज्जर लीडर मियां मोहम्मद अल्ताफ को बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साउथ कश्मीर के लिए फाइल किया है और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मुनहसर जो है वो पहाड़ी तबके पे कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस निशस्त के लिए पहाड़ी वर्सेस गुजर का जो माहौल वो पहले ही गर्म था। रेशो किस नजर से आप देख रहे हैं, और अगर पीडीपी ने भी कोई कैंडिडेट उठाया तो किस तरह का जो सिनेरियो है वो इस पार्लियामानी हल्के के लिए रहने वाला है? देखिए सर, ये अल्ताफ साहब जो थे वो पुंछ तशरीफ लाए थे
यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसी वक्त हमें लग रहा था कि ये जायजा लेने के लिए आए हैं कि लोगों का रिस्पांस कैसा है। बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था डाक बंगलो पुंछ में, हालांकि उस वक्त तक पहाड़ियों को एफसी का दर्जा नहीं मिला था जी। तो हमें ये लग रहा था कि ये जायजा ले रहे हैं, टो ले रहे हैं, तो अच्छा रिस्पांस उस वक्त उन्हें पुंछ में मिला था। लेकिन एफसी पहाड़ियों को मिलने के बाद पूरी तरीके से खिताई पीर पंचायत की रियासत जो है वो खिताई पीर पंचायत की सियासत जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गई और वो उसकी धड़ाबंदी बिल्कुल हो गई जी। तो अब हम ये देख रहे थे कि अगर एक कंसेंसस हो जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कंसेंसस कैंडिडेट अगर उतारते हैं सीट के लिए, तो फिर ये सीट उन्हीं की थी, चाहे वो एनसी का कैंडिडेट होता या पीडीपी का होता। लेकिन अब जैसे महबूबा मुफ्ती साहिबा भी तशरीफ लाई यहाँ पर 18वें रोजे के इस बार पार्टी उन्होंने यहाँ मुनक्कद की गई और तशरीफ लाई, वहाँ भी लोगों का काफी जमावड़ा था, तो उन्होंने भी जायजा लिया है। और उससे पहले उनके जो वर्कर हैं यहाँ पर कारकुनान हैं, उन्होंने एक मुहिम चला रखी है खिताई पीर पंचाल में, जिला पुंछ में खसूसी तौर पर, कि भाई यहाँ से महबूबा जी को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो चुनाव लड़िएगा, और वो लोगों की भी उन्होंने आरा जो थी वो हासिल की, तो वो भी लगे हुए अपने हिसाब से वो लगे हुए हैं। अगर ये दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, एनसी का भी और पीडीपी का भी, तो फिर बीजेपी के लिए राह जो है वो आसान हो जाएगी। कश्मीर का आपका जो वोट है वो 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो उसमें बट करके रह जाएगा, और खिताई पीर पंचाल का जो वोट है ये बिल्कुल गुजर पहाड़ी बिल्कुल ये जो लाइन खिंच चुकी है, तो उसमें फिर थोड़ा सा बीजेपी के लिए उसका एज रहेगा इस सीट के। यानी प्रदीप जी, आप कहना चाहते हैं कि ये जो राजौरी पुंछ की ये 5-6 निशस्तें जो हैं, जो इस पार्लिमानी निशस्त के साथ जुड़ी हुई हैं, आप कश्मीर की जो अनंतनाग की सीटें हैं उसको छोड़कर जो राजौरी का हिस्सा, राजौरी पुंछ का हिस्सा है, वहां पर अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हो जाते हैं तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलहदा लड़ेंगे तो उसका मतलब ये है कि यहाँ एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो ऊपर रहेगा। एब्सोल्युटली जी। तो गुजर वर्सेस पहाड़ी का जब हम रेशो देखते हैं तो इस खत्ते के अंदर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन साउथ कश्मीर के अंदर पहाड़ी वर्सेस गुजर ही बनने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा लीडर जो गुजर तबके को रिप्रेजेंट करता है पीर मुरीदी भी है, और उसके साथ साथ माना यह भी जा रहा है कि पहाड़ियों के अंदर भी मियां मोहम्मद अल्ताफ का एक असर है। उसको देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पहाड़ी उम्मीदवार को खड़ा करती है तो मुकाबला दोनों के दरमियान किस तरह का रहेगा अगर पहाड़ी वर्सेस गुजर ही देखेंगे? देखिए, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये पीरी मुरीदी का भी मामला है, कुछ पहाड़ी वोट भी मियां साहब लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि जो पहाड़ी वोट है आपका, उसकी रेशो जो है वो ज्यादा है जी। पहाड़ी जो है वो उसकी रेशो ज्यादा है, तो उसमें जिनको मिलेगा उसके बावजूद भी खिताई पीर पंचाल में बीजेपी को वोट जो है वो ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो हमारे गुजर कैबिनेट है, क्योंकि रेशो पहाड़ियों की यहाँ पर ज्यादा है, तो उसकी वजह से एज रहेगा। लेकिन अगर पहाड़ी कैंडिडेट उतारते हैं, तो अगर वो गुजर के कैंडिडेट उतार देती है बीजेपी, तो उसमें फिर गुजर वोट भी कटेगा जी। देखिए, उसका फिर अपना जिस बंदे को भी वो उतारेगी उसका कुछ ना कुछ असर तो यहाँ पर होगा। वो मद्देनजर उस चीज को रखेगी बीजेपी, और फिर वोट उधर से गुजर वोट भी कटेगा। तो ये क्या इस वक्त समझा जा सकता है कि जो पहाड़ी वोट है, प्रदीप जी, जो पहाड़ी वोट है, क्या इससे समझा जा सकता है ये बीजेपी के लिए डेडिकेटेड है अभी? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेजोरिटी हमारे मुसलमान भाइयों की है, पहाड़ियों की, और वो सीना ठोक के कह रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी हम मजालिस में जाते हैं, तकारीब में जाते हैं, तो वो सीना ठोक के कह रहे हैं और कहते हैं कि हमारा वोट जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी की अमानत है। अब आपकी असेंबली में हम कुछ भी करें उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले आप देखिए कि 30-35 साल से जब से हमारे गुर्जर भाइयों को एसटी मिला था, तो उसमें ये हमारे पहाड़ी रह गए हैं। हालत इनकी भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ये भी पहाड़ों पर रहते हैं, 2 घर है, एक पहाड़ी की चोटी पर, एक गुर्जर का है, एक पहाड़ी का है। अच्छा, उधर से जब कैटेगरी मिल गई। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी अपना कीमती वक्त देने के लिए। प्रदीप खन्ना जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, राजौरी पुंछ से इनका ताल्लुक है, और हमारे साथ अपनी राय जो है उसका इजहार कर रहे थे, हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे थे। उनका यही कहना है कि पहाड़ी का जो वोट है वो गुजरों के बनिस्बत ज्यादा है, और इस वक्त कहीं ना कहीं पहाड़ों ने शेड्यूल ट्राइब दर्जा मिलने के बाद ये ठान ली है कि वो बीजेपी को अपना वोट देना अपना अमानत समझते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार के अंदर ही उन्हें
शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है और उसके बाद असेंबली के अंदर ये सिनेरियो बदल सकता है, लेकिन लोकसभा इंतखाबात के लिए ये बात सामने आ रही है। मतलब जम्मू के अंदर आज कांग्रेस की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस एहतजाजी मुजाहरे के अंदर मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों को, खासतौर पर अपोजिशन जमातों को तंग तलब करने के खिलाफ ये नारेबाजी की गई और इस दौरान कांग्रेस की सीनियर क़यादत भी यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने यही बात कही कि पहले झारखंड के चीफ मिनिस्टर को, जो कि अपोजिशन के साथ उसकी वाबस्तगी थी, उन्हें गिरफ्तार करना और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से गिरफ्तार करना और कांग्रेस के खातों को मुंजमद करना या बंद करना, ये सब कुछ ये दिखला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो जमात है वो अभी खौफजदा है। ये कांग्रेस के सीनियर लीडरान की जानिब से यहाँ पर यह बात कही गई है। उन्होंने कहा कि अभी सूरत हाल ऐसी है बीजेपी के लिए कि बीजेपी अब इस तरह के इकदाम या इस तरह के हथकंडे अपनाने के लिए मजबूर हो रही है और कांग्रेस का यह दावा है कि कांग्रेस और उनकी बाकी हमख्याल जमातों की जानिब से अब जो है बीजेपी को खतरा लग रहा है और इस तरह से वो इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं। से रोकने के लिए उनके अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी के और उसके बाद 3600 करोड़ का नोटिस दिया, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, डराने धमकाने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का उपयोग करके ये विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। अकाउंट जो है वो सारे फ्रीज कर दिए। हमारे पास 1 रुपया नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर भी हमने बीजेपी को परेशान करके रखा है। पूरे देश में आप देखेंगे मई जून में जब रिजल्ट निकलेगा लोकसभा का तो इंडिया अलायंस की सरकार 2/3 मेजॉरिटी से होगी, क्योंकि ये जो डरा हुआ मोदी है ये इस बात की अक्कासी है कि उसको क्लियर एजेंसियों की रिपोर्ट है कि वो ये चुनाव जो है हार रहा है। हमारी 150 साल पार्टी है, ये भारत देश कांग्रेस ने इसलिए आजाद कराया था कि यहाँ डेमोक्रेसी चले, यहाँ की डेमोक्रेसी की जमहूरियत की मिसाल पूरे वर्ल्ड में दी जाती थी। लेकिन आज अमेरिका तनकीद करता है इंडिया को, जिस तरीके से उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टरों को अरेस्ट कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने 150 साल इधर श्रीनगर के अंदर भी आज कांग्रेस कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस दौरान यहाँ पर उन्होंने भी यही बातें कही और इनकम टैक्स हो या दीगर एजेंसियां हैं, सरकार है, एलजी इंतजामिया है और भी लोगों के खिलाफ उनकी नारेबाजी रही है। आज का जो प्रोटेस्ट है आपको पता होगा बीजेपी वाले ने कितनी एजेंसी इस्तेमाल की, चाहे वो एडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो और आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में, हेमंत सोरेन जेल में, इनको पता है कि करप्शन चार्जेस लगाते हैं, उनको पता है कि हमारी कमजोरी है और अभी ये ऐसे ही करते हैं और आने वाले दिन है जो डेमोक्रेसी मतलब खत्म कर दी, मतलब भरोसा नहीं रहा, मतलब जमहूरियत पे भरोसा नहीं। आज हम वही मतलब उसी प्रोटेस्ट में कि जमहूरियत को बहाल करो, जमहूरियत को बहाल करो। उनकी जो आपको भी पता होगा जो इलेक्शन नजदीक में है, अब तो समझो शुरू हो गए, आपको पता कि इनकी कमजोरी जो है, इनको पता है कि हमारी हार आहिस्ता है। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला एंटी नेशनल अनासर के साथ कोई गठजोड़ कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अशफाक जबार जिनका ताल्लुक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से था और उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, ये उन्होंने ही इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला हर किसी सियासी जमात को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर बीजेपी के ABC टीम के तौर पर जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को और इलेक्शन कमीशन को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए क्योंकि इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर बाकी सभी जमातें मुल्क मुखालिफ अनासर के निशाने पर आते हैं। उन्होंने अवाम को भी ये मशवरा दिया कि वो इस शातिराना सियासत से वाकिफ रहे और अपने वोट का इस्तेमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ करे।
जी, उमर अब्दुल्ला साहब तो अब तो इतनी एरोगेंस उनमें झलक रही है, और जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियनों को एक फिजिकली वो पाकिस्तानी टेररिज्म का शिकार बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से वो हर एक को विदाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हर एक ए टीम, बी टीम, सी टीम है, मुझे लगता है इनका एक एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ कोई गठजोड़ है। जिस तरीके से ये यहाँ के छोटे वर्कर वो तो Z+ सिक्योरिटी में खुद एंजॉय कर रहा है, तो सड़क पे बेचारा किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये उसको लेबल लगा, वो बिल्कुल वनरेबल बन जाता है इंटरनेशनल एलिमेंट, खसूसन पाकिस्तान का जो उग्रवाद यहाँ चल रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए, इमीडिएटली उमर अब्दुल्ला से इसमें जवाब लेना चाहिए, खसूसन इलेक्शन कमीशन को भी इसमें देखना चाहिए। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे शातिर लोगों से होशियार रहे, क्योंकि इसने हमेशा ही ये खुद इसका नशोनुमा ये पला बड़ा बीजेपी की गोद में है। जब वाजपेयी साहब ने इसको कश्मीरियों को गाली देने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया था, और सैफुद्दीन सोज को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, जब या उनको एक वो जो उसने वोट अगेंस्ट दिया था, उस वक्त की सरकार को, बीजेपी की सरकार गिर गई थी। और जितने भी यहाँ काले कवानीन है वो तो एनसी के टाइम पे ही यहाँ लगे। तो मुझे लगता है कि लोग आज समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ लोग कत्लेआम करवाना चाहता है पॉलिटिकल वर्कर्स का, ये यहाँ फिर वही 90s की पोजीशन करवाना चाहता है, जो इसके रोज के बयानात आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे इनकी जिंदगी पे सवाल निशान खतरा बन रहा है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।